आज हम लोग द कश्मीर फाइल्स नाम की जो फिल्म विवेक अग्निहोत्री इन्होंने बनाई है, डायरेक्ट की है और सब कुछ उन्होंने ही किया है टेक्निकली। तो वो हम देखने गए थे। देखकर अभी अभी जस्ट लौटे हैं। आज की तारीख है 20 मार्च 2022 और शाम के 8 बजे का लगभग समय हो गया है। हम दोनों गए थे, दो भाई हम दोनों गए थे। तो हम अभी आपको बताएंगे कि फ़िल्म के बारे में। फ़िल्म की बहुत ज़्यादा चर्चा मीडिया में है। प्रधानमंत्री तक ने उस फिल्म को देखने के लिए रेकमेंड किया है। कई सारे बीजेपी शासित जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। तो ऐसी क्या बात है उसमें, क्या दिखाया गया है, क्या मैसेज दिया गया है कि बीजेपी की सरकारों ने, अलग अलग राज्यों की सरकारों ने उसे टैक्स फ्री कर दिया है। तो आज हम उसका रिव्यू करेंगे, रिव्यू आपको देंगे, जो हमारा ऑनेस्ट रिव्यू है जो हमें लगा है फिल्म देखने के बाद। सबसे पहले बात करेंगे हमारे भाई अनिकेत कामले। आई एम ग्लैड टू इंट्रोड्यूस यू अनिकेत कामले। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग गए द कश्मीर फाइल्स देखने, जबकि देखना मकसद नहीं था पहले। बट क्या है कि जो चीज़ें ट्रेंडिंग पे है उनके बारे में नॉलेज भी चाहिए। तो नॉलेज तभी होगा जब जाकर वो एक्सपीरियंस करेंगे, समझेंगे कि सामने वाले क्या चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उन्होंने कहाँ से वो तथ्य जमा किए हैं, क्या फैक्ट्स उन्होंने प्रेजेंट किए हैं, कैसे प्रेजेंट किए हैं, वो सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वजह से हम लोग देखने के बाद में, पहले तो मूवी बहुत लंबी है, लगभग 3 घंटे की मूवी है। 15-20 मिनट का इंटरमिशन का समय ऐड करोगे तो 3.25 घंटे हो जाता है। 3.25 साढ़े 3 घंटा लगभग हो जाता है। मूवी की खास बात ये थी कि इसका पहले से प्रोपोगंडा किया हुआ था कि इसमें फैक्ट्स दिखाए हुए हैं जो अभी तक ये मुद्दे पर मूवी बनी नहीं, कि कश्मीरी पंडितों पे कभी मूवी बनाया नहीं बॉलीवुड ने, बॉलीवुड के माफिया ने ये मूवी बनाया नहीं, इनके ऊपर उनका दर्द दिखाया नहीं बड़े पर्दे पर। ये सब जो बातें ट्रेंडिंग पे चल रही थी, तो उसको ये आधार बनाकर इस पूरी फिल्म की मार्केटिंग की गई और उसमें काफ़ी लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है। फिल्म शायद अभी 100 करोड़ के पार भी हो गई होगी 7 दिन के समय में। तो ये सब चीज़ों के वजह से हम लोग ने भी सोचा कि देखकर आए। तो देखने के बाद में भी पहली चीज़ तो ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि हाँ, जो भी कुछ हुआ वो हुआ था, उसमें कुछ दुमत नहीं है, ठीक है। और ये जो दावा करते फिल्म मेकर, स्पेशली विवेक रंजन अग्निहोत्री की कश्मीरी पंडितों पे इससे पहले कोई मूवी बनाई नहीं थी, तो ये दावा गलत है। इसके पहले भी एक मूवी बनी थी शिकारा करके, विधुविनोद चोपड़ा ने फिल्म बनाई थी। वो बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा चली नहीं और ज़्यादा चर्चा में भी नहीं रही, लेकिन ये सब्जेक्ट लाइन पे मूवी बनी हुई है। तो मूवी का बेस जो है स्पेशली कश्मीर में है और शुरुआत में, मतलब अभी वो जो भी कुछ बताएंगे वो सारे के सारे स्पॉइलर हो जाएंगे, ठीक है। अगर एक चीज़ एक लाइन में अगर इसका रिव्यू देना है तो जिनको सब पता है, मतलब जो कंटेम्प्रेरी चीज़ों से भी वाकिफ़ है, नॉलेज रखते हैं, पुरानी चीज़ों का भी जानकारी रखते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स का जानकारी रखते हैं, वैसे लोगों को ये मूवी ज़रा भी पसंद नहीं आएगी। क्योंकि और जिनको नहीं पता है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं, जो अर्नब गोस्वामी का न्यूज़ चैनल देखते हैं, आर भारत, रिपब्लिक नेटवर्क देखते हैं पूरा दिन, जो सुधीर चौधरी का चैनल देखते हैं, अंजना ओम कश्यप का चैनल देखते हैं, उनके लिए ये मूवी मतलब
सबसे बेहतरीन मूवी है। तो उनका मतलब ये मूवी देखने के बाद में उनका खून खोल उठेगा, वो रोए हैं, गिरे हैं, एकदम ऐसा हालत ख़राब हो गया उनका ये मूवी देखकर। लेकिन जिसको सब चीज़ें पता है, दोनों साइड पता है, वो ये भी मान्य करेंगे कि हाँ नरसंहार हुआ था या जो भी कुछ हुआ था वो सब हुआ है। बट इसमें जो फैक्ट्स प्रेजेंट किए गए हैं मूवी में, ये सारे तोड़ मरोड़ के फैक्ट्स प्रेजेंट किए गए। जो किलिंग्स वगैरह दिखाई, वो उनका कहना ऐसा है डायरेक्टर का, फिल्म मेकर्स का, कि जो सच्चे लोग थे, मतलब जो विटनेस आई विटनेसेस थे, उनके अकाउंट्स लेकर ही वो सारी चीज़ें बताई गई, वो होगा सच। बट उसके बाद में जो भी चीज़ें उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है, जैसे वो बिट्टा कराटे का कैरेक्टर रहा, बिट्टा कराटे को जेल भी हो गई थी, बट इनका बिट्टा कराटे तो 2019-20 तक पहुंच गया, जो फिल्म का बिट्टा कराटे है। और वो बिट्टा कराटे सिर्फ 2020-21 में ही नहीं पहुंचा, वो दिल्ली में जेएनयू में भी पहुंच गया। जबकि वो जो असली बिट्टा कराटे था उसको जेएनयू पता भी होगी कि नहीं, उसके इंटरव्यूज़ देख के आप अनुमान लगा सकते हो। क्योंकि जो असली बिट्टा कराटे था वो साइकिक था। वो जैसे आपने वो हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि जोकर का कैरेक्टर जैसा है बैटमैन मूवी का, कि उसकी भावनाएं सारी मरी हुई है, उसको इमोशनल कोशंट ज़ीरो है जिस बंदे का। तो वो ओरिजिनल बिट्टा कराटे वैसा था। उसका इंटरव्यू भी अवेलेबल है 8-9 मिनट का, जिसमें वो सब बोलता है कि हाँ मैं मेरे भाई को मार दूंगा, मेरे माँ को मार दूंगा, इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा। लेकिन इन्होंने जो बिट्टा कराटे प्रेजेंट किया है, वो बिट्टा कराटे एकदम, उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, उसमें बोलने का सेंस है, उसमें स्पीच है, लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, वैसा सब चीज़ें उन्होंने दिखाया। उसमें बेसिकली कोशिश इनका ये था फिल्म मेकर्स का कि वो बिट्टा कराटे का ब्रूटैलिटी कैसे पर्दे पर आए। वो ब्रूटैलिटी को प्रेजेंट करना चाहते थे, और ब्रूटैलिटी का मार्केट करके वो डर जो ऑडियंस के मन में जो देखे तो उनमें वो एक खौफ बैठ जाए बिट्टा कराटे का। असली बिट्टा कराटे भी ब्रूटली था, बट वो साइकोलॉजिकली एकदम डिस्टर्ब आदमी था। उसका इंटरव्यू देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसको बोलने का तक का सेंस नहीं था। मतलब वो ऐसे मॉब को, वो प्यादा था, वो मॉब को ऐसा भाषण दे या उनको मोटिवेट करे, वैसा उसका इंटरव्यू देख के तो ज़रा भी नहीं लगता है। वो सिर्फ और सिर्फ, और उसने वो इंटरव्यू में, जो ओरिजिनल बिट्टा कराटे, उसने इंटरव्यू में भी ये माना कि मुझे ऑर्डर दिए जाते थे, वो ऑर्डर मैं कंप्लीट करता था। अगर मुझे बोला इसको मारना है तो इसको मार दूंगा, उसको मारना है उसको मार दूंगा। तो वो प्यादा था, वो सोल्जर था, फुट सोल्जर था। और इनका बिट्टा कराटे जो है वो लीडर है, जो एंड तक इनके मूवी के स्टोरी में एंड तक है। तो जो फिल्म मेकर ये हर न्यूज़ चैनल पे जाकर वो चिल्ला रहा है कि मैंने फैक्ट्स दिखाए, और कश्मीरों पंडितों पे जो भी उनका जुल्म अत्याचार हुआ उसके फैक्ट्स किसी ने नहीं दिखाए, तो ये सरासर झूठ है कि उसने कोई फैक्ट्स नहीं दिखाए। उसने राधिका मेनन का कैरेक्टर, जो उसकी खुद की बीवी पल्लवी जोशी निभा रही है फिल्म में, वो राधिका मेनन का कैरेक्टर निवेदिता मेनन पे बेस्ड था। वो जेएनयू की प्रोफेसर थी, और वो शायद 2006 या 2006 के करीब के पीरियड की वो प्रोफेसर थी जेएनयू की। बट इसने वो राधिका मेनन 2019-20 में लाई, जबकि उसका कोई संबंध नहीं था। दूसरा चीज़ उन्होंने ओरिजिनलिटी से रेलेवेंस करने के लिए, उनका एक पत्रकार दोस्त है विष्णु, उसके 2-4 डायलॉग बरखा दत्त ने जाकर जो रिपोर्टिंग किया था उसके साथ मेल जुलाव करे, तो वो फैक्ट्स जो बता रहा है कि मैंने फैक्ट्स दिखाया, तो फैक्ट्स ये बता रहा है कि निवेदिता मेनन का स्पीच वो राधिका मेनन से बुलवा रहा है, बरखा दत्त के 2-3 लाइन उठाकर वो विष्णु से बुलवा रहा है, और वो बिट्टा कराटे नाम था इसका, फारूक बिट्टा कुछ तो नाम, ऐसा बिट्टा ही नाम है, और वो किलिंग्स हुई, वो सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। और मूवी में मतलब उसको डायरेक्शन आता है कि नहीं आता है वो उनको ही पता,
बट अगर वो स्टोरी 90s की है तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि वो पूरा फैक्ट्स दिखाना है, तो वो पूरा वो जो सेंट्रल इशू था मूवी का, कश्मीरी पंडित, उनका एग्जोडस या उनका जेनोसाइड, उसके इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए था। जबकि वो मूवी में वैसा नहीं है। मूवी में जानबूझकर जेएनयू को घसीटा गया है, जबकि जेएनयू का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है उस चीज़ों से। अगर तुमको बताना था तो तुमको फारूक अब्दुल्ला की पॉलिटिक्स बतानी चाहिए थी, तुमको मुफ्ती मोहम्मद सईद की पॉलिटिक्स बताना चाहिए थी, तुमको रुबैना का अपहरण बताना चाहिए था, तुमको राजीव गांधी का गवर्नमेंट गया, फिर वीपी सिंह का गवर्नमेंट आया, वीपी सिंह का 18 महीने का जो भी गवर्नमेंट था उसमें 85 एमपी बीजेपी का सपोर्ट था बाहर से, वो दिखाना चाहिए था। वो तुमने बीजेपी का जो बाद में जगमोहन राज्यपाल बना वो बताना चाहिए था। वो जगमोहन को बाद में 96 में 2004 में भी शायद, या 99 में और 2004 में लगातार 2-3 बार बीजेपी ने टिकट दिया, चुनवा कर लाया, वो बताना चाहिए था। तो ये जो फैक्ट्स जो डिस्टॉर्ट किए हुए हैं, इससे वो मूवी का अहमियत एटलीस्ट उन लोगों के लिए कम हो जाता है जिनको सारी जानकारी है, जिनको आधी जानकारी है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और न्यूज़ एंकरों से पढ़े हैं, उनको ये मूवी ये छाती पे लेके उछालेंगे ये मूवी को, और वो वही हो रहा है। इसके लिए मैं भाई को बोल भी रहा था कि ये 1000 करोड़ भी पार कर जाएगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो, क्योंकि कंपटीशन कुछ है नहीं, और प्रोपोगंडा पीएम से लेकर सीएम तक सब लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं मूवी का, तो सब लोग देखेंगे ही। तो ये रहा मेरा रिव्यू। बड़ी लंबी बात कर दी है मैंने, ठीक है। 10-11 मिनट हो गया। मैं सोच रहा था कि दोनों का वीडियो मिलाकर 10-12 मिनट की बात होगी। अब भाई ने बहुत कुछ बता दिया है। उसमें 2-3 मुद्दे जो है जो मुझे ख़ास तौर पर अभी जो सेट किए जा रहे हैं, एक मुद्दा तो ये है कि मुसलमानों ने आक्रमण किया भारत पर, कश्मीर में भी किया, और फिर जबरन तलवार के बल पर लोगों का धर्म परिवर्तन किया, और ये बात ऐतिहासिक दृष्टि से भी गलत है, और फिल्म में भी वो गलत तरीके से ही दिखाई गई है। एक तो ये बात। दूसरी बात, ब्राह्मणों का महिमा मंडल करने का काम जो है वो उस मूवी में दिखाया गया है कि ब्राह्मण आर्यभट्ट से लेकर तमाम ऐसे नाम वहाँ पर गिनाए हैं कि उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, जिन अचीवमेंट्स को दुनिया मान रही है लेकिन भारत के लोग नहीं मान रहे। और भारत के लोग इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि मुस्लिम हितैषी सरकारों ने उन बातों को सामने नहीं लाया। मुसलमानों की, मतलब जैसे कहते हैं ना कि दाढ़ी को सहलाना, उन सरकारों ने ये काम नहीं किया, और ब्राह्मणों के इतिहास को दबा दिया, कश्मीरी पंडितों की महानता को दबा दिया गया। ये बात वहाँ पर बताई गई है। और ब्राह्मणों की क्या महानता है, क्या उन्होंने किया है, जाति व्यवस्था से लेकर वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन हो, महिलाओं की गुलामी हो, और ये केवल बोलने की बात नहीं है, तो उनके सभी लिखित दस्तावेजों में, जिनको वे धर्म ग्रंथ कहते हैं, उन सभी ग्रंथों में ये सारी बातें अभी भी आपको पढ़ने को मिलेगी। ये तो दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि एक मतलब कहा गया, एक डायलॉग भी है कि अनुपम खेर का डायलॉग नहीं, मिथुन का डायलॉग है, जिसमें वो ये कहता है कि तो फिर पंडितों ने हथियार क्यों नहीं उठाए। अगर पंडितों पर ये हो रहा था तो पंडितों ने भी हथियार उठाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। ये उनका बड़प्पन है या ये उनकी समझदारी है, वो वायलेंस पर यकीन नहीं करते। अब ये जो सवाल है कि ब्राह्मणों ने हथियार क्यों नहीं उठाया, उसके 2 कारण हो सकते हैं, 2 जवाब हो सकते हैं, और वो मैंने अपने फेसबुक पर पोस्ट में भी लिखा था जब इंटरवल हुआ था। 2 जवाब ये हो सकते हैं। पहला तो ये जवाब हो सकता है कि ब्राह्मण डरपोक है, क्योंकि गुजरात में 2002 में जो दंगे हुए, उसके बाद गुजरात के मुस्लिम गुजरात छोड़कर नहीं भागे, अन्य प्रदेशों में नहीं जाकर रहे, वो उसी गुजरात में रहे और आज भी उसी गुजरात में रहते हैं जहां पर उनका भी जेनोसाइड हुआ था, और वो करने वाले बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग थे। हजारों सालों से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इनको भी दबाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने भी अपना प्रदेश या अपना देश
नहीं छोड़ा, वो इसी देश में, इसी प्रदेश में रहकर इस व्यवस्था के विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस लिहाज से ब्राह्मण डरपोक हो सकते हैं या डरपोक थे, इसलिए उन्होंने वो जो कश्मीर में जो उनका जिनोसाइड जो कहते हैं वो अगर हुआ है तो उसके विरोध में उन्होंने इसलिए हथियार नहीं उठाए या आवाज नहीं उठाई। दूसरा कारण यह हो सकता है कि ब्राह्मणों को हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए किसी दूसरों के हाथों में हथियार थमा देते हैं। जैसे गुजरात का 2002 का ही उदाहरण अगर लिया जाए तो गुजरात में ब्राह्मण सामने आकर उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम नहीं किया, बल्कि SC ST OBC के हाथों में उन्होंने हथियार दिए और फिर मुसलमानों के विरोध में उनको लड़ाया। तो मुस्लिम विरोधी मानसिकता बनाने का काम जो पिछले कई सालों से चला आ रहा है वो काम आज भी जारी है। और जहां तक प्रधानमंत्री या तमाम बीजेपी के लोगों ने इस फिल्म का प्रमोशन किया है, इस फिल्म को लोग इस फिल्म को देखे। इसमें एक और बात ऐसी भी है कि ये 1990 में ये चीज़ हुआ और उसके बाद में अभी 30-32 साल हो गए। तो 30-32 साल के दौरान में 99 से 2004 5 साल वो, और 2014 से अभी तक 8 साल, तो 8-5 13। और वाजपेयी जी शायद 1 साल बीच में 99 के पहले भी 1 साल या एक साल ऐसा कुछ थे, 6 महीना 13 महीने का गवर्नमेंट था उनका। तो लगभग 14 साल, मतलब 30 साल भी पकड़ेंगे तो आधा समय सेंट्रल में बीजेपी का गवर्नमेंट है। और 370 हटाए भी अभी 1.5-2 साल हो गया है। तो जब भी हटाया 370 तभी तो लोग बहुत खुश हो रहे थे कि अभी कश्मीर में प्लॉट लेने वाले थे, लोग उधर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले थे। तो 1.5-2 साल में अभी कितने लोग के प्लॉट बने हैं, कितने लोगों ने वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन किया है, वो उनको ही पता। और कितने ब्राह्मणों ने जो विस्थापित हुए थे वो कितने ब्राह्मण वहाँ पे बस गए हैं। तो ये जो, और सबसे पहली बात, सेंट्रल गवर्नमेंट पे अगर इतना, और ऐसा भी नहीं है कि जो बीजेपी का गवर्नमेंट है 2004 में तो ठीक है, उतना मेजोरिटी इतना नहीं था, वो एनडीए ही था, कोएलिशन गवर्नमेंट था। लेकिन 2014 के बाद में उनको कोएलिशन की ऐसी कोई खासी ज़रूरत नहीं थी। अगर कोएलिशन नहीं भी करते थे तो भी उनकी सरकार उनकी ही बनती थी। तो उनको कश्मीर के बारे में, और 370 हटाने के बाद में जो स्पेशल डोमिनियन स्टेटस था वो स्टेट का, जम्मू का, वो भी निकल गया। तो कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड या एक्सोडस के बारे में जितने भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे या है अभी भी, तो वो डिक्लासिफाइड करने चाहिए सबसे पहली चीज़ तो, ना कि ये मूवी बनाकर वो फैक्ट्स प्रेजेंट करे। गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट होता है, CIA रहने दो या KGB रहने दो, एक समय के बाद में, वो एक पीरियड के बाद में 10-15 साल 20 साल बाद में कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में डाल देते हैं कि भाई ये चीज़ें हुई थी, अभी ये चीज़ों का ये डॉक्यूमेंटेशन है। इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें डिक्लासिफाइड की है। तो कश्मीर के मुद्दे वाली सारी चीज़ों को उनको डिक्लासिफाइड करना चाहिए, क्योंकि इनको अपोज करने वाला कोई नहीं है। पहली चीज़ तो ये, तो जो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि पूरे भारत के दूसरे हिंदुओं को, स्पेशली हिंदुओं को, सो कॉल्ड हिंदुओं को, जो कश्मीरी पंडितों का दर्द पता नहीं है, तो वो दर्द तुम कैसे बताओगे? पिक्चर बनाकर मत बताओ ना। तुम्हारे पास में पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी है, तुम चाहिए तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्री, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो। और ये जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है वो डिक्लासिफाइड करके गवर्नमेंट पोर्टल में, पब्लिक डोमेन में डाल सकते हो, जिससे लोग जान सकते हैं। क्योंकि RTI का जो भी अभी तक था, कितने डेथ्स हुए कश्मीरी पंडितों के, वो RTI का तो आंकड़ा 89 का ही है, 89 या 200 का कुछ है उसमें। तो वो अगर गलत है तो बाकी सारी चीज़ें तुमको, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट का है। तो अभी तुम पावर में बैठ के वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये नहीं कर सकते हो, मुकर नहीं सकते हो। तुम एक डायरेक्टर को उसका सुपारी नहीं दे सकते हो कि भाई ये जाओ तुम हमारा प्रोपोगंडा करो या तुम ये सारा दुख दर्द बताओ। तुमको अगर सबसे ज़्यादा तकलीफ है कश्मीरों पंडितों के विस्थापन का, तुम सबसे ज़्यादा दुखी हो उस चीज़ की वजह से, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी एक वीडियो आया था, वो थिएटर में पिक्चर देखकर रोए। वो पिक्चर देखकर रोने से अच्छा उनको मोदी जी को फ़ोन करना चाहिए था
कि भाई कश्मीर का जो भी कुछ है उसका डेटा निकालो, डेटा बताओ कितने पंडितों को तुमने उधर ट्रांजिट कैंप से उनके घरों में शिफ्ट किया, वादियों में शिफ्ट किया, उनके प्रॉपर लैंड में शिफ्ट किया, उसका डेटा बताओ। ये सब चीज़ कोई नहीं कर रहा है और ये सवाल पूछेगा नहीं, क्योंकि मीडिया जो है वो काम कर रहा है, अर्नब गोस्वामी का मीडिया उनके लिए काम कर रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 30 साल ये लोग चिल्लाते हैं कि कश्मीर पंडितों का विस्थापन, मतलब फिर से वो गए नहीं अपने घर पे, तो गए नहीं तो उसके लिए पार्शली 15 साल का गवर्नमेंट उन्हीं लोगों का है जो इसका बोलबाला कर रहे हैं। तो उनका नैतिक जिम्मेदारी था कि ये चीज़ करना चाहिए था, ये चीज़ उन्होंने नहीं किया। ये भी एक मुद्दा है। बिल्कुल। तो अभी आपने सारे हमारा रिव्यू नहीं कहेंगे, जो फैक्ट अनिकेत ने बताए, अभी जिस प्रकार से प्रोपोगेंडा किया जा रहा है प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मीडिया और तमाम बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इसमें लगे हुए हैं और मुस्लिम विरोधी माहौल बनाने का काम जो है वो कर रहे हैं। जितना मुस्लिम विरोधी माहौल बनेगा उतना ही एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाना आसान हो जाएगा और हिंदू के नाम से उनका इस्तेमाल करना भी आसान हो जाएगा। तो ये कुछ हमारा जो द कश्मीर फाइल्स का मतलब है आप डॉक्यूमेंट के आधार पर कुछ रखो, तथ्यों के आधार पर कुछ रखो, ना कि भावना के आधार पर, ना कि अपनी पॉलिटिकल जो महत्वाकांक्षा है या पॉलिटिकल गोल्स है उसको ध्यान में रखकर आप ये चीज़ें करो। लेकिन विवेक अग्निहोत्री जो है खुद ब्राह्मण है, बीवी ब्राह्मण है और जितने भी कैरेक्टर्स लिए हैं, चाहे मिथुन चक्रवर्ती का नाम लीजिए, चाहे अनुपम खेर का नाम लीजिए, सारे के सारे ब्राह्मण ही है। मृणाल कुलकर्णी मिथुन की वाइफ का जिन्होंने रोल किया है वो भी ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों ने अपना दर्द समझकर इस फिल्म में काम किया या इस फिल्म को बनाया। लेकिन ये सभी भारतीयों का या जिन्हें हिंदू कहा जाता है उन सभी का दुख नहीं है, ये केवल ब्राह्मणों का दुख है। और जिस प्रकार से मैंने अभी बताया कि मुस्लिम लोगों का भी नरसंहार गुजरात में हुआ तो उन्होंने गुजरात नहीं छोड़ा। एससी एसटी ओबीसी का कई हजार सालों से दमन चल रहा है लेकिन उन्होंने देश नहीं छोड़ा, क्योंकि वो इस व्यवस्था के विरोध में लड़ना जानते हैं और लड़कर अपने हक और अधिकार हासिल करना जानते हैं। 30 सालों के बाद भी किसी ब्राह्मण फिल्म मेकर को सामने आकर फिल्म बनानी पड़ी। अभी भी उस पर कोई ठोस जो करना चाहिए था, आंदोलन हो या कोई उपाय हो, सबसे ज़्यादा जो वोट मिलता है बीजेपी को, सबसे ज़्यादा सवर्णों का मिलता है या यूँ कहे कि ब्राह्मण बनियों का मिलता है। और वही उन्हीं वोट से, उन्हीं सारे ताकत हासिल कर बीजेपी जो है सेंटर में आती है और सेंटर में आने के बाद उन कश्मीरी पंडितों का या ब्राह्मणों का कोई भी भला करने का काम या उनके बारे में जो कुछ बातें दिखाई गई फिल्म में या उनके साथ में जो हुआ उसके बारे में सोचने के लिए या उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं होता है, बजट भी एलोकेट नहीं होता है। और आखिर में एक बात कि 3-3.5% ब्राह्मण सारे देश भर में है। सभी जगहों पर अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें या संसद की बात करें तो 3.5% ब्राह्मणों की आज के तारीख में 5 नेशनल पार्टियां हैं। जुडिशरी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में लगभग सभी पदों पर, सभी जुडिशरी पर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर बिल्कुल लोअर कोर्ट तक अगर जाए तो पूरी जुडिशरी पर ब्राह्मणों का नियंत्रण है। वही ब्यूरोक्रेसी की बात है, वही मीडिया की बात है। तो हर जगह पर ब्राह्मणों का डोमिनेंस है, हर जगह पर ब्राह्मणों ने दूसरों का हक खाया है। और इसमें भी अगर ब्राह्मणों के साथ में ऐसा कुछ होता है तो ब्राह्मणों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर, अपनी पूरी शक्ति लगाकर इसे रोकना चाहिए था और न्याय हासिल करना चाहिए था, क्योंकि न्याय देने वाले, इसका प्रोपेगेंडा करने वाले सभी लोग वही है। फिल्म में बताया गया है कि मीडिया ने बात नहीं उठाई, मीडिया ने बात नहीं दिखाई, लेकिन मीडिया में कौन है? मीडिया किसके हाथ में है? मीडिया ब्राह्मणों के ही हाथ में है। लेकिन फिर सवाल यहाँ पर पूछने के बजाय मीडिया वालों से पूछना चाहिए, अपने जात भाइयों से पूछना चाहिए कि भाई कश्मीरी पंडितों पर इतना अन्याय हुआ तो आप लोगों ने क्यों नहीं दिखाया। ये सवाल ब्राह्मणों को पूछना चाहिए जिनके नियंत्रण में मीडिया है, जिन ब्राह्मणों के नियंत्रण में शासन है, जिन ब्राह्मणों के नियंत्रण में प्रशासन है, न्यायपालिका है। उनको ये सवाल पूछना चाहिए कि आपने कश्मीरी पंडितों के बारे में कुछ क्यों नहीं किया।
तो ये RSS में शाखा में तो सेल्फ डिफेंस का बहुत कुछ सिखाते हैं। वो तो पिछले टाइम ये जो पुलवामा अटैक वगैरह हुआ था तब तो वो सरहद पे जाने के लिए तैयार थे, तो वो वादी में क्यों नहीं जा रहा है संघ, वहाँ जाकर क्यों मिलिटेंट से लड़ नहीं रहा है, कि उनको लड़ना ही नहीं है। और दूसरी बात, इसी मौके पर परजानिया करके मूवी है, वो देख लीजिए, हॉटस्टार पे अवेलेबल है। और द फाइनल सोल्यूशन करके डॉक्यूमेंट्री है राकेश शर्मा की, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री में। वो ये 2 चीज़ें देख लीजिए, क्योंकि इन लोग कश्मीर फाइल का बता रहे हैं ना, तो गुजरात फाइल्स भी खोलनी पड़ेगी। तो जो चीज़ें हैं काउंटर करने के लिए जो चीज़ें भी लगेगी, वो भी अपने को नॉलेज रखना चाहिए। और वो चीज़ों का भी, क्योंकि ये मूवी जहाँ भी बीजेपी का स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, जैसे महाराष्ट्र में नहीं है, साउथ में नहीं है, तो उन लोगों ने ये मूवी बैन नहीं की है कि इससे हेट फैल रहा है या दूरियां बढ़ेगी इससे। लेकिन जब भी परजानिया आया था तो परजानिया गुजरात में बैन किया था। तो ये भी लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं ना कि मूवी टैक्स फ्री करो, तो पहले तो ये फिल्म डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये तुमने बनाई है कमर्शियल। तो कमर्शियल बनाने के बाद में तुम तो पहले जीएसटी, जिसको पता है जीएसटी आधा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, तो जो लोग मोदी जी भाषण में बोल रहे हैं कि पिक्चर जाके देखो, तो मोदी जी को बोलना चाहिए कि मैंने ये पिक्चर का जो मेरे हिस्से का जीएसटी है वो मैं छोड़ देता हूँ, फिर स्टेट वाले भी छोड़ देंगे। तो वो लोग नहीं कर रहे, जानबूझ के ये सिर्फ उनको बातें बढ़ानी है, वो हर बार वो मीडिया पे आना है, कुछ 4 बातें करनी है और इसको करंट में रखना है। इसको, ये मूवी को मतलब हमेशा ट्रेंडिंग पे रहना चाहिए करके ये सारे मुद्दे हो रहे हैं। तो परजानिया नाम का पिक्चर देख लीजिए, नसरुद्दीन शाह का पिक्चर है। और द फाइनल सोल्यूशन डॉक्यूमेंट्री भी देख लीजिए, जो गुजरात में हुआ, ये कश्मीरी पंडितों से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। वो आप देखोगे आधे घंटे में ही आप समझ जाओगे, आपको मन नहीं करेगा कि मैं आगे वो चीज़ें कंटिन्यू करूँ देखना। तो वो इतना भयावह है, इतना भयानक है कि मैं घर में कल देख रहा था तो मुझे देखने नहीं दिया, क्योंकि उसमें वो डॉक्यूमेंट्री में तो हर चीज़ मतलब लोगों का, लाइव लोगों का, आई विटनेस लोगों का, उनका सारा रिकॉर्ड है। वो कोई कमर्शियल मूवी नहीं है। और वो फाइनल सोल्यूशन भी उन्होंने बैन करवाया था, वो इंडिया में रिलीज़ नहीं होने दे रहे थे। ये मूवी को तो कोई कभी हाथ नहीं लगा रहा है, कोई बोल भी नहीं रहा है कि इससे बैन करो या कुछ करो, ये करो वो करो। ठीक है, ये एक बात है। ओके देन, तो बताइए। और एक तो परजानिया मूवी जो हॉटस्टार पर है, उसकी लिंक तो मैं यहाँ नहीं दे सकता, लेकिन यूट्यूब की जो डॉक्यूमेंट्री है द फाइनल सॉल्यूशन, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर मिलेगी, ज़रूर देखिए। और ये जो हमने अभी रिव्यू देने की कोशिश की है या हमारे थॉट्स रखने की कोशिश की है, उस पर आपका क्या कहना है ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।